चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू करें। भाई जो पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप चल रहा था, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने सम्स तो सब समझे थे। अब थियरी हमारी चल रही थी, थियरी के क्वेश्चंस हम लोग समझ रहे थे, जिसमें फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 वो थियरी हमने समझी थी। अब फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 हमें समझना, जिसके अंदर दो मेन डिफरेंस दिए गए हैं, डिफरेंस बिटवीन बताने हैं। तो वो क्वेश्चन हमें समझना है, ध्यान से समझना है कि जैसे डिफरेंस बिटवीन में पहला है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड, इनके बीच का डिफरेंस बताना। फिक्स कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, अगर कभी आपको एग्जाम में पूछे ये टॉपिक कि चलो ये डिफरेंस बताने हैं, तो आप कैसे लिखोगे वो ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पर लिखे हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस, आप लोग टेबल बनाकर लिखो या पैराग्राफ बना के लिखो तो भी चलेगा, दोनों में। मैंने यहाँ पर पॉइंट ऑफ डिफरेंस के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ। आप भले टेबल बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। जिनमें सबसे पहले मीनिंग लिखेंगे, दोनों का मीनिंग। तो भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड किसे कहते हैं कि जब पार्टनर डिसाइड करते हो कि उनकी कैपिटल में उनकी हर साल की ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल फिक्स रहती हो, सेम रहती हो, तो उस मेथड को हम लोग फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड कहते हैं। जब साल के शुरुआत की कैपिटल और आखिरी की कैपिटल हमेशा सेम रहती हो, तो वो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड उसे कहते हैं कि जब पार्टनर डिसाइड करते हो कि उनके साल की शुरुआत की कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल और आखिरी कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल वो भले सेम ना हो, वो फ्लक्चुएट होती रहे, चेंज होती रहे तो भी ठीक है, तो उस मेथड को हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कहते हैं, ठीक है। ये मीनिंग में लिखें। फिर अकाउंट्स की बात करें कि दोनों मेथड में कौन कौन से अकाउंट बनाए बनाए जाते हैं। तो जब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो उसके अंदर हमारा कैपिटल फिक्स रहता है, तो उसके लिए कैपिटल अकाउंट होता है, और बाकी के सब ट्रांजेक्शन्स के लिए अलग से पैसे रखे जाते हैं और अलग से अकाउंट बनाया जाता है, जो दूसरा करंट अकाउंट बनता है। तो इसका मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कौन से अकाउंट बनाए जाते हैं, तो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट दो चीजें बनाई जाती है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड की अगर बात करें तो उसमें कैपिटल फिक्स रखना कंपलसरी नहीं है, साल के शुरुआत और आखिरी का कैपिटल भले बदलता रहे, और इसीलिए उसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाता है जिसके अंदर सब ट्रांजेक्शन होता है। अलग से पैसे नहीं रखे जाते कि भाई फिक्स रखा और दूसरी चीजें अलग से रखें, नहीं। तो मतलब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में अकाउंट्स कौन से बनाए जाते हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। इसके अंदर दो बनाए जाते हैं, कैपिटल और करंट, बराबर। फिर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, भाई कौन सी एंट्री कहाँ पे होती है। तो अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो उसमें सिर्फ जो फिक्स कैपिटल है उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में करते हैं, और बाकी के सब ट्रांजेक्शन्स कुछ भी वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, वो सब चीजें करंट अकाउंट में लिखते हैं। सिर्फ जो फिक्स कैपिटल है वो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है, बाकी सब करंट अकाउंट में लिखते हैं फिक्स कैपिटल मेथड में। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में बनाते ही कैपिटल अकाउंट है, और इसीलिए ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन्स में सब ट्रांजेक्शन्स कैपिटल अकाउंट में ही लिखते हैं कि वॉट एवर गिवन टू पार्टनर, वॉट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, वो सब चीजें कैपिटल अकाउंट में ही लिखी जाती है, उसमें करंट अकाउंट है ही नहीं, बरोबर। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसा रहता है, तो देखो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होती है ना, उसमें ज्यादातर कैपिटल फिक्स ही रहता है, और इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हर साल पार्टनर का फिक्स ही रहता है, क्योंकि कैपिटल फिक्स है तो उसका इंटरेस्ट भी फिक्स ही होगा। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, तो उसमें हर साल कैपिटल फ्लक्चुएट होता रहता है, बदलता रहता है, और उसकी वजह से हर साल कैपिटल का इंटरेस्ट भी फ्लक्चुएट होता रहता है, बदलता रहता है, बरोबर। एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट, तो चलो बैलेंस ऑफ अकाउंट आखिरी में कौन सा बैलेंस होता है, तो भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड होती है ना, तो उसमें दो अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल और करंट। तो कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जो बैलेंस ऑफ अकाउंट पूछा हुआ है, तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आता है, डेबिट बैलेंस कभी नहीं होता। और करंट अकाउंट में, तो करंट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है उसका, ठीक है ना, डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस कोई भी हो सकता है। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस। बहुत रेयर कंडीशन होती है कि कैपिटल में डेबिट बैलेंस आया, बाकी हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है उसमें, बराबर, ये ध्यान देना।
फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, करंट अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कोई भी बैलेंस हो सकता है, और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में जो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसमें हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही रहता है। एंड फाइनली ट्रीटमेंट इन बैलेंस शीट, ये अकाउंट को बैलेंस शीट में कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जो बैलेंस बचता है उसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हैं ना। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो उसके बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर, जो कैपिटल लायबिलिटी होती है वो उसमें ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को। और करंट अकाउंट का, तो करंट अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो उसे ट्रांसफर करते हैं एसेट में, और अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे ट्रांसफर करते हैं लायबिलिटी। ठीक है, ये याद रखना। फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में अगर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो उसे एसेट में ट्रांसफर करेंगे, करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो उसे लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे। एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट की बात करें तो उसमें तो खाली कैपिटल अकाउंट ही बनाते हैं, और कैपिटल अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही होता है, तो उसे ट्रांसफर करते हैं कहाँ पे, लायबिलिटी साइड पे, बैलेंस शीट की लायबिलिटी जो कैपिटल लायबिलिटी लिखते हैं वहां पर। बराबर, ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस ध्यान रखना, और उसके अंदर क्या दोनों में डिफरेंस है ये बातें नोट करना अच्छी तरह से। ठीक है, वैसे ही दूसरा भी हम लोग क्वेश्चन देखें तो सेकंड भी एक डिफरेंस दिया हुआ है कि जिसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इन दोनों के बीच का फर्क बताना है। तो चलो दोनों का डिफरेंस समझे, यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। सबसे पहले मीनिंग, तो मीनिंग वाइज हम लोग ऐसे लिखेंगे कि जब बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानना हो तो उसके लिए जो अकाउंट बनता है उस अकाउंट को हम लोग कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये याद रखना। बिजनेस का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उस अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। एंड बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट इन डिविजिबल लॉस जानने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं उस अकाउंट को कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बराबर, बिजनेस का डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविजिबल लॉस जानने के लिए जो अकाउंट बनाते हैं वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। पक्का। फिर प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलमोस्ट हर बिजनेस बनाते हैं, सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी बिजनेस हो, सभी ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाते हैं। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन बनाता है, तो वो सिर्फ पार्टनरशिप में ही तैयार होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप है उसमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता, कंपनी में भी ये ज्यादातर नहीं बनता है, सिर्फ जो पार्टनरशिप बिजनेस होता है उसी में ही डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस जानने के लिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। बराबर ना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस तैयार करता है। एंड ओपनिंग एंट्री ऑफ अकाउंट, इन दोनों अकाउंट की ओपनिंग स्टार्टिंग की एंट्री में क्या होता है, तो जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो इसकी ओपनिंग एंट्री होती है ग्रोस प्रॉफिट या तो ग्रोस लॉस से। पता है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उससे पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस होता है उसे यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं ना प्रॉफिट एंड लॉस में, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ओपनिंग एंट्री में ग्रोस प्रॉफिट या तो ग्रोस लॉस आता है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की ओपनिंग एंट्री में नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस आता है, क्योंकि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं उसी का ही नेट प्रॉफिट और नेट लॉस इसमें ट्रांसफर करते हैं, इसलिए एप्रोप्रिएशन की ओपनिंग एंट्री में नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस आता है। बराबर, ये चीजें ध्यान रखना। और डेबिट साइड पे, तो चलो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे क्या आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पे बिजनेस के सभी एक्सपेंसेस आते हैं, बिजनेस के हर तरह के एक्सपेंसेस वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आते हैं। सिर्फ परचेस एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस एंड पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस, ये चार चीजें नहीं आती। इसके अलावा बिजनेस के कुछ भी एक्सपेंसेस हैं या लॉस हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे लिखते हैं। बराबर, सिर्फ परचेज एक्सपेंस, प्रोडक्शन एक्सपेंस, फैक्ट्री एक्सपेंस और पार्टनर के एक्सपेंस नहीं आते, क्योंकि परचेज, प्रोडक्शन, फैक्ट्री ये तीनों एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाते हैं। ठीक है, वो तीनों ट्रेडिंग में लिखते हैं, और जो पार्टनर के एक्सपेंस हैं वो एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। इसलिए इन चार के अलावा के बाकी सभी एक्सपेंस और लॉस वो डेबिट साइड पे आते हैं P&L पे। और एप्रोप्रिएशन के डेबिट पे क्या आता है, तो एप्रोप्रिएशन के डेबिट पे पार्टनर रिलेटेड एक्सपेंस ही आते हैं।
वॉट एवर गिवन टू पार्टनर वो सब एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आता है। भाई पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, पार्टनर को कुछ सैलरी बोनस कमीशन दिए हैं, कुछ भी पार्टनर को दे रहे हैं, वो सब एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे आता है, बराबर। एंड देन क्रेडिट साइड पे, तो भाई पीएनएल के क्रेडिट साइड पे बिजनेस रिलेटेड हर तरह की इनकम या जो गेन है, प्रॉफिट इनकम गेन, कोई भी बिजनेस के इनकम और गेन है वो क्रेडिट साइड पे लिखे जाते हैं पीएनएल के। और एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट पे क्या लिखा जाता है, तो पार्टनर रिलेटेड कोई भी इनकम और गेन है या सिंपल व्हाट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, वो सब एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट पे लिखा जाता है। व्हाट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, जैसे पार्टनर से अगर कोई लॉस लेना है, ड्राइंग का इंटरेस्ट लेना है, व्हाट एवर टेकन फ्रॉम पार्टनर, वो सब क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। एंड आखिरी में रिजल्ट ऑफ अकाउंट, चलो इसका रिजल्ट क्या, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्लोज करते हैं तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट, और अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो हमें मिलता है नेट लॉस। रिजल्ट क्या मिलता है, तो पीएनएल के एंड में नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस मिलता है। और एप्रोप्रिएशन का रिजल्ट क्या, तो जब एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्लोज करते हैं तो अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है तो हमें मिलता है डिविजिबल लॉस, और अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आता है तो मिलता है डिविजिबल प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन के रिजल्ट में हमें डिविजिबल प्रॉफिट या तो डिविजिबल लॉस होता है, बराबर। एंड बैलेंस ऑफ अकाउंट, कि इनके बैलेंस को ट्रांसफर कहाँ करते हैं, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आखिरी में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिला उसे ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ही, उसे एप्रोप्रिएशन में ही ट्रांसफर करते हैं। और जो एप्रोप्रिएशन के एंड में डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस मिलता है उसके बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल या तो करंट अकाउंट, जो बनाया हो पार्टनर ने वो कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर, बराबर। ध्यान रहेगी बात, ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंग सबके डिफरेंस अच्छी तरह से याद रखें, पक्का नोट कर लो इसे। तो उसके बाद का एक क्वेश्चन देखें, देखो फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 समझे हम लोग। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है ना आपका, है थियरी बेस्ड पर सिंपल क्वेश्चन है आपका। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यू या 1 मार्क में पूछा जाता है, एमसीक्यू 1 मार्क में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है बनाकर, तो वो ध्यान से समझना है बेटा। अब यहाँ पे एक सिचुएशन दी गई है, दिया हुआ है कि एक्स एंड वाई आर द पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड पार्टनरशिप डीड, इन्होंने पार्टनरशिप डीड खुद में एग्रीमेंट नहीं बनाया है। एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द पार्टनर्स, अब पार्टनर्स के ओपिनियन में डिफरेंस आ रहा है, मतलब उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ, दोनों अलग अलग बोल रहे हैं, एक बोलेगा ऐसा करना है, एक बोलेगा ऐसे करना है। सो प्लीज गिव लीगल एडवाइस टू पार्टनर, तो भाई आपको लीगल एडवाइजर बनना है और पार्टनर को एडवाइस देनी है, दोगे। एक्स और वाई दोनों पार्टनर्स का जो है वो ओपिनियन अलग अलग है, एक अलग बोल रहा है, तो आपको लीगल एडवाइस आपको देनी है, बनोगे ना एडवाइजर, कैसे बनोगे, तो भाई बनने के लिए रूल ऐसा आता है कि इन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया है, तो अगर इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो कोई भी रूल होगा वो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग होगा, खुद का एग्रीमेंट तो बनाया नहीं, तो जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके रूल्स के हिसाब से काम करना पड़ेगा ना। आगे जब हमने थियरी समझी थी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी समझे थे, तब भी बताया था कि अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो जो गवर्नमेंट का पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उनके रूल्स के अकॉर्डिंग उनको काम करना पड़ेगा। तो आपको वो रूल्स याद रखने हैं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स याद रखने हैं कि अगर एग्रीमेंट ना हो तो क्या करना है, फिर उसके हिसाब से इनको एडवाइस देनी है। तो रूल्स याद करो पहले, सबसे पहले, और फिर इनके एडवाइजर बनो, बनो इनके एडवाइजर, इनको एडवाइस दो कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो जैसे मैंने यहाँ क्वेश्चन ही लिखे हैं, मैं आंसर ओरली समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जैसे वो पहले में डिमांड है कि एक्स डिमांड 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर, अब जो एक्स है वो डिमांड कर रहा है कि पार्टनर की ड्राइंग्स पे 6% का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, अब उसे एडवाइस दो कि आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है, और अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता या दिया जाता नहीं है, ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं काउंट होता है। इसलिए अगर एक्स डिमांड कर रहा है कि ड्राइंग के ऊपर 6% का इंटरेस्ट काउंट करो, तो भाई नहीं काउंट करना, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट काउंट होगा नहीं, ठीक है ना, यहाँ ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं काउंट होगा, उसे मना कर देंगे। फिर दूसरा है कि वाई इज एन एक्टिव पार्टनर ऑफ,
ऑफ अ फर्म एंड ही क्लेम फॉर रेम्यूनरेशन एंड कमीशन। कि वाई जो है वो बिजनेस का एक्टिव पार्टनर है। एक्टिव पार्टनर मतलब जो उसे जनरली काम सौंपा गया है वो तो कर ही रहा है, एक्स्ट्रा काम भी कर रहा है। और अगर वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसे रेम्यूनरेशन और कमीशन चाहिए, वो डिमांड कर रहा है कि मुझे भाई अलग से कमीशन दो, रेम्यूनरेशन सैलरी दो, तो मिलेगी उसे। तो आप उसे एडवाइस दो कि आप अगर एक्टिव पार्टनर हो और अगर आपको एक्स्ट्रा सैलरी चाहिए तो आपको एग्रीमेंट बनाकर पहले उसमें लिखना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो फिर आप कितना भी एक्स्ट्रा काम कर लो आपको सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगी। उसके लिए पहले ही एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग उसे कोई रेम्यूनरेशन और कमीशन नहीं मिलेगी। तो जाके उसे एडवाइस दो कि भले वो एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, जितना प्रॉफिट है वही मिलेगा, एक्स्ट्रा सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगी। ठीक है, चलो फिर एक्स डिमांड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। अब एक्स फिर डिमांड कर रहा है कि कैपिटल पर भी इंटरेस्ट काउंट होना चाहिए। तो यहाँ पर भी वही है, उसे एडवाइस दे दो कि अगर आपने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो कैपिटल या ड्राइंग किसी पे भी इंटरेस्ट नहीं गिना जाता है। बिना एग्रीमेंट के कोई इंटरेस्ट काउंट नहीं होता। तो इसलिए जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट था वो भी काउंट नहीं करना है और ये जो कैपिटल इंटरेस्ट है वो भी काउंट नहीं होगा। एक्स डिमांड कर रहा है कैपिटल पे इंटरेस्ट गिनो, नहीं गिन पाएंगे भाई, नहीं गिनना है हम, ठीक है ना, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है कि एक्स हैज लेंट लोन ऑफ ₹20,000 टू फर्म, ही डिमांड इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये है कि एक्स ने 20,000 की लोन फर्म को दी है, एक्स ने बिजनेस को लोन दिया है और एक्स जो है वो डिमांड कर रहा है इंटरेस्ट का, तो उसे इंटरेस्ट देना है। लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कि अगर भले एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स के हिसाब से अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है तो उसे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। कैपिटल ड्राइंग पे नहीं मिलेगा, लेकिन बिना एग्रीमेंट के भी पार्टनर अगर बिजनेस को लोन दे रहा है तो उसे 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो भाई एक्स डिमांड कर रहा है उसे लोन पे इंटरेस्ट मिलना चाहिए, तो हाँ भाई उसे एडवाइस दो कि अब तुम्हें 6% का इंटरेस्ट मिलेगा साल का, पक्का। फिर फिफ्थ में है कि फर्म हैज लेंट लोन ऑफ 25,000 टू वाई एंड एक्स डिमांड टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, अब यहाँ पे है कि फर्म जो है वो वाई को लोन दे रहा है, ये सिचुएशन अलग है। अब बिजनेस लोन दे रहा है पार्टनर को। फोर्थ वाले में क्या था कि पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया था। फिफ्थ वाले में फर्म हैज लेंट लोन ऑफ 25,000 टू वाई, फर्म बिजनेस पार्टनर को लोन दे रहा है। तो भाई जब बिजनेस पार्टनर को लोन देता है ना तो इंटरेस्ट नहीं गिनते। जब पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है तो बिना कहे भी 6% का इंटरेस्ट गिनना होता है जब पार्टनर बिजनेस को लोन दे रहा है। लेकिन जब बिजनेस पार्टनर को लोन दे रहा है तो अगर एग्रीमेंट में मेंशन है तो ठीक, नहीं तो उस पर इंटरेस्ट गिनते नहीं। तो बिजनेस ने वाई को लोन दिया है और एक्स बोल रहा है उस पर इंटरेस्ट गिनो, तो भाई उसे एडवाइस दो तो नहीं गिनना। क्योंकि बिजनेस अगर किसी को भी पार्टनर को कुछ दे रहा है ना तो वो बिजनेस उसको ड्राइंग मान लेता है और ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं गिनते बिना एग्रीमेंट के। तो इसलिए बिजनेस पार्टनर को लोन दे रहा है उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना, उसे मना कर दो एक्स को जाके। एंड फिर है कि एक्स डिमांड टू शेयर प्रॉफिट बिटवीन पार्टनर्स इन अ प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल। अब एक्स डिमांड कर रहा है कि साल के एंड में जो प्रॉफिट आया है वो कैपिटल के प्रोपोर्शन के हिसाब से बांटेंगे। हमने सब में भी समझा था ना कि कैपिटल पर से रेशियो बनाते हैं फिर उसके हिसाब से बांटते हैं। तो एक्स डिमांड कर रहा है कि साल के एंड में जो प्रॉफिट आया ना अब उसे कैपिटल के हिसाब से बांटेंगे। तो उसे एडवाइस दो भाई कि अगर ऐसा कुछ बांटना हो तो पहले एग्रीमेंट बनाना पड़ता है। आपने क्यों नहीं बनाया एग्रीमेंट? अगर इन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो कोई प्रॉफिट कैपिटल या किसी के हिसाब से नहीं बांटना है। बिना एग्रीमेंट के प्रॉफिट हमेशा इक्वली ही बांटा जाएगा। तो एक्स को जाके एडवाइस दो कि साल के एंड में प्रॉफिट आया है, खुश हो जाओ कि ये प्रॉफिट हमेशा इक्वली बांटा जाएगा बिना एग्रीमेंट के। बरोबर, समझ आ रही है ना बात? ध्यान देना बेटा, ऐसे क्वेश्चन आपके एमसीक्यू या 1 मार्क में पूछे जाते हैं कि देखो भाई ऐसा हुआ है, एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, अब क्या करें? तो आप लोगों को ऐसे बना के लिखना है कि बिना एग्रीमेंट के 1932 के पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से रूल मानना पड़ेगा। पक्का ध्यान रहेगा, नोट कर लो इसे, ठीक है।
और आज जैसे हमने ये थियरी क्वेश्चन समझे ना, चैप्टर के सब क्वेश्चन क्लियर हुए, थियरी के भी, सम्स के भी। तो जो दूसरे चैप्टर के भी थियरी, सम्स हैं, एमसीक्यूज हैं, वो सब अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।